नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया। जिन अभ्यर्थी को उसमें हुआ उनके हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आगे की तैयारी में लग जाएं। जिनका नहीं भी हुआ वो भी अप्रैल तक मेंस की तैयारी करें, क्योंकि 71वीं में पीटी की तैयारी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको 71वीं में पूरा सिलेक्शन लेना है तो अभी से ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके हैं कि मैं RO 179 रैंक दीपिका भारती मैम का कॉपी डिस्कस कर रहे थे। उनका एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐसे का। उसी कड़ी में हम लोग उनके कॉपी के और रिव्यू करेंगे और मेरे कॉपी जो 69 में बीएससी मेंस का ऐसे का है, दोनों कंपेयर करेंगे। खास बात यह है कि जो मैम ने टॉपिक लिखी थी तीनों, वही टॉपिक मैं भी लिखा हूँ, तो इससे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने पर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखें, आपको पता चलेगा कि बीपीएससी कैसे मार्क्स देता है। एक ही क्वेश्चन में लिखने पर क्या क्या उस बीपीएससी मांग करता है और कैसे मार्क्स देता है। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इसी प्रकार के आपको आगे भी इंफॉर्मेटिव और फिल्टर कंटेंट मिलेगा। चलिए तो डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। मैम का देखिए, दूसरा ऐसे है, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय। डायरेक्ट क्वेश्चन एक सर के रूप में लिखना था, इसको क्वेश्चन के रूप में दिया कि प्रभाव क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है। किस पर? तो भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का। तो देखिए मैम कैसे शुरुआत की है। कृषि का बदलता रूप देख, रोता हुआ किसान देख, कारण बस एक ही बंधु, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का बढ़ता हुआ असर देख। देखिए मैम कोटेशन से हमेशा स्टार्ट करती हैं। देखिए इनका एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमेशा कोटेशन या पोएट्री से स्टार्ट करती है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कृषि के क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ कृषि की उत्पादकता में कमी हो रही है, वहीं खड़ी फसलों पर कीटों का आतंक बढ़ता जा रहा है। देखिए वो नकारात्मक प्रभाव पहले देखेंगे। कृषि का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है कृषि पर। ठीक है, यहाँ किसी ने सोचा है कि इस परिवर्तन से कृषि को जो हालात दयनीय हो रही है उसका कारण क्या है। तो देखिए कारण पूछ रही है कि कारण क्या इन परिवर्तनों का है, तो आंसर दे रही है क्या कि इनका मूल कारण जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि जलवायु परिवर्तन की परिभाषा क्या है। ठीक है, यह किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, तथा बाद में हम यह समझेंगे कि भारतीय कृषि को किस तरह जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए इन्होंने सब पहले एसी का ड्राफ्टिंग कर दिया कि हम क्या क्या आगे करने वाले हैं। ठीक है, यही देखिए जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए कि मानव द्वारा अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है और कार्बन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को बता दिए। अब हम जलवायु परिभाषा बताने के बाद देखिए बीपीएससी देखिए यहाँ गलतियाँ को इंडिकेट करता है। यहाँ देखिए चूंकि गलती लिखा है तो इंडिकेट कर दिया है। जलवायु परिवर्तन सभी पर, चाहे वो कृषि हो या मानव, पशु पक्षी, सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से कृषि पर सबसे पहला प्रभाव इसके जल संकट का है। पहला प्रभाव बता रही है कि जल संकट का प्रभाव है। अगर हम इससे विशेष तौर पर देखें तो बिहार का दक्षिणी भाग सूखाग्रस्त है। ठीक है, बता दिए कि बिहार के कितने जिले हैं। देखिए इस प्लस पॉइंट है इनका कि ऑथेंटिक डाटा डाल रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 11 जिले सूखाग्रस्त हैं। जलवायु परिवर्तन से बढ़ने से जल का संकट और भी गहरा हो गया और जिससे कृषि की उत्पादकता में कमी आ रही है। ठीक है, और अन्य प्रभाव देखें तो कृषि एक तरफ बाढ़ सूखा बताइए, यहाँ पर बाढ़ बता रही हैं और बिहार को लिंक कर रही हैं। ये प्लस पॉइंट है कि बिहार को लिंक कर रही है। देखिए बाढ़ जैसी समस्या है, बिहार में बाढ़ से 22 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। ठीक है, बाढ़ की समस्या और भी गहरा आ रही है।
प्रभाव अन्य प्रभाव देखिए तो कृषि के उत्पादन में फसल कीटों के शिकार हो, जो टिड्डियाँ होती है ना, टिड्डियों के शिकार हो रही हैं, वही बता रही हैं। और क्षेत्र भी, और यहाँ बिहार के क्षेत्र विशेष में बता दे रहे हैं कहाँ हो रहे हैं ये सब। तो बिहार और पश्चिमी राज्यों विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। और पोषकता पर इसका असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का क्या हो रहा है भैया, पोषकता पर के साथ अन्य प्रभाव भी पड़े हुए हैं। अगर भारतीय कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है तो इसका प्रभाव सबसे पहले खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब कृषि पर प्रभाव पड़ेगा तो खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, वो तो मामूली बात है, वही बता रही हैं। क्यों, आई इसको एक अपना प्रमाण दे दी, प्रूफ दे दी कि क्या कैसे प्रभाव पड़ रहा है खाद्य सुरक्षा पर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत का स्थान 111 रहा है, जो खराब स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है। क्या किसानों की आत्महत्या की दरें बढ़ रही है समाज में पेट भरने के लिए चोरी चकारी हो रही है, हत्याएं जैसी हो रही है, असामाजिक तत्वों का जन्म हो रहा है, वही बता रही हैं। और स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। सतत विकास लक्ष्य 4 माने बेहतर स्वास्थ्य और सुविधा है, SDG 4, उसी को बता रही है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव पड़ने से इसका असर पड़े स्तर पर भी पड़ रहा है। कृषि उत्पादकता कमी हो रही है, वही बातें लिख रही है। रासायनिक अधिक बढ़ाया जा रहा है मात्रा में, मृदा की उर्वरता में कमी आ रही है, ठीक है। और इन सभी प्रभाव को पर जलवायु परिवर्तन पड़ने पर वाले प्रभाव से उत्पन्न हुए, उनसे जानने के बाद यह आवश्यक हो जाए। बता दी कि अब हम लोग पर नकारात्मक प्रभाव तो बता दिए हैं ऊपर की पंक्तियों में, ठीक है। अब इसके दंश से कैसे बचाया जा सकता है आगे जानिए, इस ऐसे में वहीं लिख रही हैं। तो सबसे पहले हमें स्मार्ट कृषि करने की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया कीवर्ड्स है। इस स्मार्ट कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, जनता, निजी क्षेत्र माने PPP मॉडल पर काम करना चाहिए स्मार्ट कृषि को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि स्मार्ट कृषि होती क्या है। स्मार्ट कृषि का मतलब होता है सतत उत्पादन, जलवायु अनुकूलन कृषि, न्यूनतम उत्सर्जन, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि। स्मार्ट कृषि का मतलब, स्मार्ट कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में बढ़ाने के लिए बता रही हैं कि योगदान दिया जा रहा है सरकार का, लेकिन ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि कैसे बचाया जा सके। तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई लाइफ मिशन, ठीक है, हमें कृषि में तकनीकों को कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज बता रही हैं कि उपाय से बचाने के लिए, बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि हम न्यूनतम अपशिष्ट उत्सर्जन कर गए और इसका प्रभाव किसी भी उत्तर पर न पड़े, ठीक, उत्सर्जन कम करना है। हाल में बिहार सरकार 13 जैविक कॉरिडोर निर्माण के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में ही बात की गई थी कि 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनेंगे गंगा किनारे, ठीक है। बराक ओबामा ने कहा था कि यदि हम पहली पीढ़ी हैं तो जलवायु परिवर्तन को पता नहीं खेल रहे हैं तथा आखिरी पीढ़ी होंगे जो इसे रोक सकते हैं, ठीक है। बोल रहे बराक ओबामा, हाँ, कोटेशन दिए ऐसे कि पहले पीढ़ी है जिन्हें हम पर प्रभाव भी पड़ रहा है और आखिरी पीढ़ी होंगे जिसे हम रोक सके। आगे अभी रुके नहीं तो आगे प्रभाव बहुत भयानक होने वाले हैं, वहीं पर बराक ओबामा बोले थे। तो देखेंगे इनका दीदी का मार्क्स कितना आया था। इनका टोटल मार्क्स 185 है, इसमें देखते हैं कितना आया है। 10 4 14, यहाँ से गिना जाए 10 30 30 30 30 30 60 64 नंबर इसमें आया, ठीक है। अब अपना कॉपी देखते हैं कि मेरा कॉपी में क्या है। मैं भी वही टॉपिक लिखा हूँ। देखिए मैंने क्या स्टार्ट किया, IPCC के रिपोर्ट के अनुसार स्टार्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से 2030 तक कृषि उत्पादकता से लगभग 13% घट सकती है, जिससे उत्पादन में लगभग 22% गिरावट होगी, ठीक है। इस रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि पर उत्पन्न चिंताओं को रेखांकित किया है, देखिए, ठीक है। वही रिपोर्ट के बारे में हम प्रमाण दे दिए कि क्या प्रमाण है भैया कि IPCC बोल रहा है कि ये है। इसके साथ सोचने पर भी हमें मजबूर करता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, यह कैसे भारतीय कृषि को प्रभावित करता है, इसके निदान के क्या उपाय हैं। देखिए दीपिका दीदी भी वहीं लिखी थी कि बताई थी, ड्राफ्टिंग की थी, मैं भी यहाँ ऐसे में ड्राफ्टिंग कर दिया हूँ कि कैसे आगे मेरा होगा। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर समुच्चयन करने का प्रयास इस निबंध में करते हैं, ठीक है, वहीं बता रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन का तत्पर बता दिए, शॉर्टकट में देख लेंगे कि क्या है।
ठीक है। और जलवायु परिवर्तन का कारण बताना है, ठीक है। ये कारण ज्वालामुखी फटने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आ रहा है, प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण में तीव्र गति से औद्योगिकरण, वनों का कटाई, जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित उपयोग, ठीक है। देखिए गौरतलब है कि अब सेंटेंस को जोड़ना है, इन सब वाक्य प्रयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन भारतीय किसानों तथा कृषि को विभिन्न रूपों से प्रभावित करती है, ठीक है। प्रभावित करती विभिन्न रूपों, जिससे किसानों सहित अन्य नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पर भी संकट की स्थिति आ जाती है। देखिए वही लिखिए, जल परिवर्तन से हिमालय पर जमी बर्फें तेजी से पिघल रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अब देखिए लिंक करें कैसे, जब नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो बाढ़ के कारण बन रही है, और बाढ़ के कारण उस इलाके में फसल का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा जल्द दिए कि बिहार में 550 करोड़ रुपए फसलों का नुकसान हुआ, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से प्रशांत महासागर में एल नीनो जैसी घटनाएं की बर्बादता बढ़ गई है। एल नीनो क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव पर डालता है, और मानसून देरी से लाता है, जिससे सूखा की समस्या होती है। देखिए मेरा सूखा गलती लिखा हुआ है, ऐसे सूखा लिखना चाहिए, वही इंडिकेट किया है बीपीएससी ने, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। IMD के रिपोर्ट दिए कि सूखा से क्या प्रभाव पड़ेगा, वही रिपोर्ट में लिखी हुई है। अब पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन तापीय व्युत्क्रमण होता है, और हीट वेव जैसी होती है। हीट वेव जब होगी तो सेब के पौधों को होते धब्बा लगता है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही आता है। जो कश्मीर में मैदानी क्षेत्र में हीट वेव से क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और मृदा सूखा कर दरार के रूप में फटने लगती है, जिससे फसलों का नुकसान होता है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन से भारतीय मानसून को प्रभावित किया, कभी 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 सामान्य से अधिक वर्षा, कभी सामान्य से अधिक कम वर्षा कृषि उत्पादकों को चिंता का बना हुआ है, क्योंकि बोला जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, वही स्टेटमेंट लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। उपयुक्त जलवायु परिवर्तन प्रभाव को देखते हुए इसका बचाव जरूरी हो जाता है। बचाव क्या बता रहे हैं कि विभिन्न बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि साइंस टेक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। के साथ परंपरागत रूप से कृषि प्रणालियों को खेती करने की जरूरत है। अब देखिए अब क्रोनोलॉजी से बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, बीज स्तर पर क्या करना चाहिए। तो बीज स्तर पर करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के बायोटेक्नोलॉजी आधारित जीन एडिटिंग का उपयोग कर बाढ़ रोधित एवं सूखारहित फसलों का निर्माण कीजिए, फसलों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और सूखाधारित इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए सेंसर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और ट्रिकल सिंचाई और ड्रॉप मोड क्रॉप जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही सूखाधारित क्षेत्रों में क्लाउडिंग सिटी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जिससे विमान से सिल्वर ब्रोमाइड के करके वर्षा की जाए, तो क्लाउड सीडिंग का भी प्रयोग किया करता है। कहीं सऊदी अरब में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग की गई थी, वहीं लिखे हैं। और उर्वरकता बनाए नैनो टेक्नोलॉजी करके नैनो यूरिया का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, वहीं बताएं। उपग्रह आधारित सेटेलाइटों का प्रयोग को किसानों को मौसम की पूर्व जानकारी देना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ गलती स्टेटमेंट लिखते हैं, बैठे देख कर फसल बोने की दशाओं देख सकते हैं, दशाओं नहीं देख सकते हैं, मैंने कि पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ लिखना चाहिए था मेरा। सौर पंपों का उपयोग, निष्कर्ष लिखा, जैविक खेती और विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभाव को कम कर एक सतत समावेशी लोकतांत्रिक शांति समृद्ध समाज की रचना कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा न प्रभावित होने के साथ साथ भारतीय कृषि का आर्थिक समृद्धि हो, जो 5 ट्रिलियन लक्ष्य प्राप्ति कर सके। देखिए तो मेरा मार्क्स इसमें कितना है, 10 20 20 10 30 30 10 40 10 50 10 55 मार्क्स में आ रहा है। दीदी का 64 मार्क्स था। देखिए तो गलतियाँ मेरी इसमें क्या थी, बिहार को लिंक नहीं किए, हम थोड़ा कम लिंक किए, और कोटेशन का यूज नहीं किए। कोटेशन शुरू में था ना, उसका यूज नहीं किए थे। और उनका तीसरा ऐसे देखते हैं लोकोक्ति वाला, आगे नाथ ना पीछे पगहा, बिना छान के कूदे गधा, यही था। देखिए अपना ये ऐसे का शुरुआत एक कहानी से स्टार्ट कर रही है बनाकर। वंशीपुर चौराहे के पास दिनकर चाय वाले की दुकान में हर शाम हास्य का एक सुर गूंजता था, जिससे सभी लोग एक ध्वनि से बहुत परिचित थे।
मगन राम की, सभी लोग मगन राम की ध्वनि से परिचित। जब वो हंसता था तो शांतिचित भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाता था, लेकिन आज तो मानो भगवान राम को सांप ही सुन हो गया है। वो चुपचाप बैठा था। तब सबसे पूछने पर पता चला कि भगवान राम ने पुरखों की आखिरी जमीन भी महाजन के ऋण एवं सूद में गवा दिया। चूंकि भगवान राम के घर में निर्देश, नियंत्रण, परामर्श देने वाला कोई बड़ा नहीं था, जिस कारण वह संतुलित ढंग से आगे नहीं बढ़ सका एवं अपनी हर जमीन गंवा दिया। यह देख सहसा मेरे मुख से एक कहावत निकली, आगे ना था ना पीछे पगा, बिन था छान के कूदेगा था। देखिए कितना बढ़िया स्टार्ट किए हैं, इम्प्रेसिव स्टार्ट है। क्या बोल रही हैं, आगे ना था ना पीछे पका के देखिए, कहानी में ही अर्थ बता दें कि जिस व्यक्ति पर नियंत्रण, कोई रोक टोक, नियंत्रण, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व नहीं रहता है तो वह इधर उधर भटकने लगता है। ठीक है, वहीं बता दिए कि सभी जमीनें बचाएगी। आगे ना तो ना पीछे पका, बिन छाछ के कूदेगा था बिहार में बोली जाने वाली कहावत है, जिसका आशय यह है कि अगर किसी के पास नियंत्रण, निर्देश या देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है तो वह अपने वेदी वहीं बताए हैं आगे असंतुलित तरीके से आगे बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति आगे ना तो पीछे पगा पर भी अकारण क्यों बढ़ता है। इसका सबसे पहला कारण है कि उसके पास किसी के नियंत्रण का विकल्प नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता उस पर, उसे सही या गलत समझने वाला कोई नहीं होता तथा इसलिए वह बिना रोक टोक के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आगे ना तना पीछे पका बिना तान के कूदे गधा का क्या परिणाम पड़ता है। देखिए अब परिणाम क्या पड़ेगा उसका। तो अगर हम इसके नकारात्मक प्रभाव या परिणाम की देखें तो सबसे पहला परिणाम क्या है। अब देखिए परिणाम पहला क्या बता रही है कि व्यक्ति के समय की बर्बादी होगी, वह अन्य कार्यों पर समय नहीं दे पाएगा, जिससे उसका कार्य प्रबंधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे नकारात्मक परिणाम की बात करें तो आगे नतनी पका के कूदने से संसाधन पर असर पड़ता है। व्यक्ति संसाधन का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाता है, जिससे अन्य कार्यों पर उसका असर पड़ता है। जैसे कि भगवान राम ने वही बातें, पहली बातें तो यहाँ पर दोहरा रही हैं कि समय का प्रबंधन नहीं कर पाता अच्छे से। अगर हम इस कहावत के तीसरे नकारात्मक परिणाम की बात करें तो व्यक्ति में बिना योजना, बिना किसी निर्देश के आगे बढ़ने एवं असफलता प्राप्त होने से अक्सर अवसाद की स्थिति आ जाती है, वो मानसिक तनाव से गुजरता है। ठीक है, इन परिणामों के जानने के बाद अगर हम अन्य प्रकार के कुछ विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखें तो इस कहावत का आशय और व्यापक और अच्छे तरीके से खुलकर आएगी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक था, जब उस समय उसके पिता जीवित नहीं थे तो उस तरह उसको निर्देशित और नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण उसने राजधानी परिवर्तन जैसी मूर्खता परिणाम लिया, जिससे कि क्या हुआ, उसको सहन करना थी, संसाधन की बर्बादी हुई और एवं कितनों की जानें भी चली गई। ठीक है, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य अपने आचार्य कौटिल्य के अनुसार उनके नियंत्रण में आगे बढ़े तो वह एक प्रिय सशक्त हुए। यहाँ बता दिए कि लॉस क्या होता है बिना नियंत्रण के, पॉजिटिव भी बताइए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण देखे। वहीं अगर हम इसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये तो बिना किसी योजना के परामर्श से कि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पटकनी खानी पड़ती है। भारत जहाँ से शुरू से योजना आयोग का गठन करके एवं आर्थिक सलाहकारों के परामर्श से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता चला गया, आज यह $3.75 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया, उसी तरह पाकिस्तान नहीं कर पाया। देखिए बता रहे वही कि भारत एक तरफ योजनाएं बनाकर आगे बढ़ गया, इतना का $ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था हो गया, पाकिस्तान अभी देखिए भीख मांग रहा है, वहीं बता रही हैं। वहीं अगर हम स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी समिति, बिना किसी परिदृश्य के गठन के आगे बढ़ते हैं तो इसका परिणाम सही देखने को नहीं मिलता है। वह भारत क्यों देखिए परिणाम नहीं, क्योंकि ये परिषदीय समितियाँ गलत करने से रोकती हैं और सही मार्गदर्शन करती हैं। भारत की कोविड काल में सरकार कोविड से इसलिए निपट पाई क्योंकि वह कई स्वास्थ्य समितियाँ डॉक्टर सही दिशा दे रहे थे। देखिए वही बता रही हैं कि योजना को इम्प्लीमेंट हर सेक्टर में नियंत्रण के अनुसार करना चाहिए और देख रेख में किसी को। अगर हम इसे प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम उच्चतम न्यायालय न हो तो संघ सरकार अपने
धुन में संघवाद संविधान वगैरह की परवाह किए बिना आगे की बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि शक्ति पृथ्वी तथा संघवाद जैसे मूलभूत ढांचे अवधारणा नष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सभी एक्सपेक्ट को पहलू को जोड़ रही हैं उसको टॉपिक के साथ। पहले दे बताएं कि इकोनॉमी, फिर राजनीति हुआ, फिर आपको यहाँ पर स्वास्थ्य में सभी पहलुओं को जोड़नी है। देखिए यही बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। और अपनी उस दृष्टि शक्ति से ये दोनों आगे न पीछे पगाह होने के बावजूद सफल में मदद करते हैं, ठीक है। हालांकि यह अब देखिए यहाँ पर था कि अब सकारात्मक थी से नकारात्मक परिणाम था कुछ, लेकिन कुछ में सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। कैसे सकारात्मक परिणाम करते हैं कि व्यक्ति का अनुभव तथा उसकी दृढ़ शक्ति से ये दोनों उसे आगे न पीछे पैदा होने के बावजूद सफल होने में मदद करते हैं। हालांकि यह भी अपवाद है कि इसलिए हमें बिना आगू न पीछे पगा के आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए ताकि इसका नुकसान ना उठाना पड़े। एक प्रशासक को अपने विभिन्न नियंत्रण निर्देश के अनुसार सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफल होने की गुंजाइश। अब देखिए वे फॉरवर्ड निष्कर्ष की ओर बढ़ रही हैं कि बिना नियंत्रण के आगे नहीं बढ़ना चाहिए प्रशासक को भी। इसलिए अंत में कहा गया है कि कहा जा सकता है कि सुन विचार बड़कन की कीजिए, पता नहीं क्या आगे पाछा, वरना पड़ेगा पछताना, रह जाएंगे सबके काज, ठीक है। यहाँ लोकोक्ति से इन कर दी। तो इनके ऐसे में क्या सीखने को मिला, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं मेरा इसका लास्ट वाला ऐसे आप इन कंपेयर करके क्या हम इनसे सीखें, इनसे से डिस्कशन किया जाएगा। देखिए अब आगे ना पीछे पागा, बिन छाछ के कूदेगा का गधा। तो देखिए अब शुरुआत में प्राचीन काल से ही हमारे समाज में लोकोक्तियों का प्रचलन है। ये लोकोक्तियाँ ऊपर से देखने पर सतही मालूम पड़ती है, लेकिन ये गागर में सागर के समान सरगर्भित अर्थ समेटे हुए रहती हैं। उपयुक्त लोकोक्ति आगे न पीछे पागा, बिना छाछ के कूदेगा उत्तर भारत में प्रचलित एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है बिना उत्तरदायित्व कार्यों का संचालन करना। स्मरणीय है कि उत्तरदायित्व एक मानवीय मूल होता है। हम उत्तरदायित्व के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है, मानवीय मूल होता है जिसको मनुष्य आत्मसात कर सफल कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। उत्तरदायित्व व्यक्ति को समावेशी लोकतांत्रिक निर्णय लेने में प्रेरित करते हैं, जिससे लक्षित उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मेरा सेंटेंस देखिएगा तो लग रहा होगा कि आत्मसात, मानवीय मूल, ये सब पॉजिटिव इम्प्रेस डालता है एग्जामिनर पर। अतः हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि उत्तरदायित्व के बिना कार्य कैसे करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तरदायित्व के बिना कार्य कैसे होते हैं, उत्तरदायित्व क्यों जरूरी है। यहाँ प्रश्न ड्राफ्टिंग कर दिए कि कैसे मेरा आगे जाएगा। ऐसे हम नज़र दौड़ाएं तो कई उदाहरण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल जाएंगे। बिना उत्तरदायित्व के कार्य करने के क्या होता है परिणाम। सामाजिक स्तर पर ध्यान दे तो उत्तरदायित्व के बिना समाज में कार्य करने से असंतोष, द्वेष का जन्म होता है, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती है। हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान की गई है, लेकिन यह कर्तव्य बनता है कि हम किसी व्यक्ति की निजता के सम्मान करें, संस्कृति और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखकर कार्य करें, जिससे सामाजिक गतिशीलता प्रदान हो। वहीं राजनीतिक स्तर पर बात करें तो सरकार को राजनीतिक उत्तरदायित्व जैसे संविधान में निहित मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता के आधार पर नीति निर्माण करें। सरकार बहुमत के मोह माया में बहकर अनेक ऐसी नीति या योजनाओं का निर्माण कर देती है जो सरकार के तानाशाही रवैये को प्रस्तुत करता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार संवैधानिक नैतिकता के बारे में अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को पूरा करें, ठीक है। अब आर्थिक स्तर पर बता रहे हैं हम। देखिए हम मेन यहाँ पर अपने बिना इसका अर्थ लिखे हैं कि बिना उत्तरदायित्व के कार्यों का संचालन करना है, जैसे उसी को अर्थ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बिना उत्तरदायित्व के कार्य जो करता है या कोई होता है तो क्या इम्पैक्ट डालता है बिना नियंत्रण के, बिना उत्तरदायित्व के। तो उसी को हर स्तर पर हम डिफाइन करते हैं।
ठीक है। तो आर्थिक स्तर पर बिना उत्तरदायित्व के आर्थिक नीतियों के निर्माण करने में मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए वहाँ पर दीदी भी मोहम्मद बिन तुगलक के उदाहरण दी थी, मैं भी दे रहा हूँ, जो उसके पतन का कारण भी बनी। आर्थिक नीतियाँ बिना उत्तरदायित्व के होने से समाज में विषमता का जन्म होता है, अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ती है। जैसे देखिए बता रहे विषमता क्या होगा आर्थिक स्तर पर भी। अब देखिए असमानता रिपोर्ट के अनुसार, अब रिपोर्ट का जिक्र करती है कि भारत में नीचे से 50% आबादी के मात्र संपत्ति का 2% है, वहीं ऊपर से 10% आबादी के पास संपत्ति का 52% है। देखिए आर्थिक असमानता बता दी है कि आर्थिक नीतियाँ बिना नियंत्रण के बनाई जाती है तो क्या होता है। ध्यान देने योग्य है कि उत्तरदायित्व के बिना अंधाधुंध वनों की कटाई, तीव्र गति से बढ़ती औद्योगिकीकरण, बढ़ती जनसंख्या ने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, समुद्री स्तर पर ग्लेशियर पिघलना, समुद्री अम्लीकरण जैसे वैश्विक समस्याओं को जन्म दिया है, जो मानव जीवन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर बात करें तो बिना उत्तरदायित्व के परमाणु बमों का प्रसार, देखिए अब बता रहे कि बिना उत्तरदायित्व के परमाणु बमों के प्रसार से क्या हो रहा है, नए नए परमाणु बमों का प्रसार हो रहा है। नए नए उभरती प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नए नए निजता संबंधी खतरों के साथ साथ जैविक विविधता पर भी सवाल खड़े किए हैं। वही बता रहे हैं। गौरतलब है कि तो देखिए यहाँ पर तो अल्लाह में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसीलिए सब ध्यान देना है। गौरतलब है कि उत्तरदायित्व के बिना कार्य न करने से मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं पर भी स्थिति संकट उत्पन्न हो जाते हैं। अतः यह जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति स्तर से ऊपर उठकर सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना चाहिए। सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो सके। ज्ञातव्य है कि एक सुखी, संपन्न, लोकतांत्रिक, सतत समावेशी समाज के निर्माण के लिए कार्यों में उत्तरदायित्व का होना आवश्यक हो जाता है। इस स्तर पर पर्यावरण से संबंधित नागरिकों के उत्तरदायित्व के लिए चलाए जा रहे लाइफ मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है, और सभी हितधारकों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अलग अलग नीतियों के निर्माण, नागरिक चार्टर एक्ट, सूचना का अधिकार, लोकपाल प्रयास किए जा रहे हैं, जो सराहनीय कदम है। अतः एक लोकतांत्रिक समावेशी समाज, देखिए ये सब वर्ड मेरे बार बार आ रहे हैं जो निगेटिव इम्प्रेशन डालता है, इन सबसे बचना चाहिए। समाज के लिए यह जरूरी हो जाता है कि कोई भी कृत्य मनमानी नए रवैया या तनाशार रवैये से न होकर उत्तरदायित्व संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हो, जिससे गंगा जमुना संस्कृति बनाए रखने के साथ साथ पग पग पर बदलती विभिन्नता को संरक्षित किया जा सके और भारत की एकता अखंडता को रक्षा किया जा सके। इसलिए कहा गया कि शक्ति उत्तरदायित्व के साथ आती है। ठीक है, देखिए इसमें मेरे 45 मार्क्स आने का मूल कारण क्या है। अब देखिए टॉप कॉपी से क्या सीखे हम लोग दीदी के। ठीक है, फर्स्ट की आपको राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, राइटिंग पर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, सेकंड पोएट्री, लोकक पोएट्री से, कोटेशन से या स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, कहानी जो इम्प्रेसिव लगे। थर्ड की मल्टी डायमेंशनल लिखिए, ठीक है, हर सेक्टर। फोर्थ की लिंक करते रहिए, टॉपिकों को लिंक करते, भटकिए मत। मैं भटक गया था फिफ्थ वाला में, बस इतना है। मल्टी डायमेंशन लिखा लेकिन भटक गया था, भटकना नहीं है। फिफ्थ की बार बार एक शब्द का यूज नहीं करना है। जैसे मेरा लोकतांत्रिक समावेशी हमेशा आ रहा था ना, तो बार बार शब्दों से बचें यूज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही और कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपको एक मेंटर के रूप में मैं वीडियो बना सकूँ, आपकी गलतियों को कम से कम कर सकूँ, जिससे कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैंने 67, 68, 69 भी PSC दे चुका हूँ मेंस, और मेरी आप मेंस की गलतियों से सीख सकते हैं, उनमें इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी इम्प्रूव करूँगा। 17वीं में मेरा भी 17वीं कल रिजल्ट आया। ठीक है, तो आपके साथ मैं भी तैयारी करूँगा। ठीक है, और मेरी गलतियों से आप कॉपी सीखे, इसलिए
आगे के वीडियो के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि जल्दी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।